Good evening, students. Today I will revise you the third chapter of geography, which is come in your second monthly exam. So, students, chapter name is Our Changing Earth, हमारी बदलती पृथ्वी. The lithosphere is broken into a number of plates known as the लिथोस्फेरिक प्लेट्स. स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं. यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली, जस्ट ए फ्यू millimeters each year. This is because of the movement of the molten magma inside the earth. The molten magma inside the earth moves in a circular manner as shown in the activity. आपको यह जानकर बच्चों आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है. प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है. और पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है. द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेज चेंजेज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है. द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस व्हिच कॉज देम. द फोर्सेस व्हिच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्सेस, and the forces that work on the surface of the earth are called as exogenic forces. पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं. जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जलित बल यानी एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं. एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट. सडन मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज cause mass destruction over the surface of the earth. एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल यानी एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं. अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति. भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है. ए वोल्केनो इज ए वेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट थ्रू विच मोल्टेन मटेरियल इरप्ट्स सडनली. ज्वालामुखी भूपर्पटी का खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं. सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स. इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है. द वाइब्रेशंस कैन ट्रेवल ऑल राउंड the earth. These vibrations are called earthquakes. यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है और इस कंपन को भूकंप कहते हैं. The place in the crust
where the movement starts is called the focus. भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है. The place on the surface above the focus is called the epicenter. Vibration travel outward from the epicenter as waves. Greatest damage is usually closest to the epicenter and the strength of the earthquake decreases away from the center. उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं और अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है. अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है. Although earthquakes cannot be predicted, the impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand. यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हैं तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है. Some common earthquake prediction methods adopted locally by people include studying animal behavior. Fish in the ponds get agitated, snakes come to the surface. स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना. मेजर लैंडफॉर्म्स, मुख्य स्थलाकृतियाँ. द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूअसली worn away by two processes, weathering and erosion. अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है. Weathering is the breaking up of the rocks on the earth's surface. Erosion is the wearing away of the landscape by different agents like water, wind and ice. पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है. भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं. The eroded material is carried away or transported by water, wind, etc. and eventually deposited. This process of erosion and deposition create different landforms on the surface of the earth. वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं. अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं. वर्क ऑफ ए रिवर, नदी के कार्य. द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप when the river tumbles at steep angle over very hard rocks or down a steep valley side, it forms a waterfall. नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है.
जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। As the river enters the plain, it twists and turns, forming large bands known as meanders. जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। Due to continuous erosion and deposition along the sides of the meander, the ends of the meander loop come closer and closer. नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। In due course the time meander loop cuts off from the river and forms a cut off lake, also called an oxbow lake. विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं और समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील भी कहते हैं। चाप झील यानी ऑक्सबो लेक। At times the river overflows its banks. This leads to the following of the neighboring areas. As it floods, it deposits layers of fine soil and other material called sediments along its banks. कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है जिसके फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। This leads to formation of a flat, fertile floodplain. The raised banks are called levees. ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। As the river approaches the sea, the speed of the flowing water decreases and the river begins to break up into a number of streams called distributaries. नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिसको वितरिका कहा जाता है। The river becomes so slow that it begins to deposit its load. Each distributary forms its own mouth. The collection of sediments from all the mouths forms a delta. यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है और प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। वर्क ऑफ सी वेव्स, समुद्री तरंग के कार्य। The erosion and deposition of the sea waves gives rise to coastal landforms. Sea waves continuously strike at the rocks. समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं।
समुद्री तरंग लगातार सैलों से टकराती रहती है जिससे दरार विकसित होती है। क्रैक्स डेवलप ओवर टाइम, दे बिकम larger and wider, thus hollow like caves are formed on the rocks. They are called sea caves. समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं, इनको समुद्री गुफा कहते हैं। As these cavities become bigger and bigger, only the roof of the caves remain, thus forming sea arches. इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। Further erosion breaks the roofs and only walls are left. These wall-like features are called stacks. लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। The steep rocky coast rising almost vertically above sea water is called sea cliff. समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्र भृगु यानी सी क्लिफ। द सी वेव्स डिपोजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। वर्क्स ऑफ आइस। हिमनद के कार्य। ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू expose the solid rock below. Glaciers scrape out deep hollows there. हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलास्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और गोलास्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। As the ice melts, they get filled up with water and become beautiful lakes in the mountains. The material carried by the glaciers, such as rocks big and small, sand and silt, gets deposited. These deposits from glacial moraines. पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं और ये निक्षेप हिमनद हिमोल्काकार का निर्माण करते हैं। वर्क ऑफ विंड। पवन के कार्य। हैव यू एवर विजिटेड ए डेजर्ट? ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ सैंड ड्यूनेस। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। An active agent of erosion and deposition in the deserts is wind. रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। In desert you can see rocks in the shape of a mushroom, commonly called mushroom rocks. रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं जिन्हें सामान्य छत्रक शैल कहते हैं, यानी मशरूम रॉक्स।
winds erode the lower section of the rock more than the upper parts. Therefore, such rocks have narrower base and wider top. पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है और इसीलिए ऐसी शैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं. When the wind blows, it lifts and transports and from one place to another. When it stops blowing, the sand falls and gets deposited in low hill like structures. पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है. जब पवन का बहाव रुक जाता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है. These are called sand dunes. इनको बालू का टिब्बा कहते हैं. When the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distances. When such sand is deposited in large areas, it is called loess. Large deposit of loess is found in China. जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु को उठाकर अधिक दूर ले जा सकते हैं. जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में हो जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं. चीन में विशाल लोयस के मैदान हैं. When such sand is deposited in large areas, it is called loess. Large deposit of loess is found in China. तो आप समझ गए होंगे कि जब ये बालू कण विस्तृत रूप में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं और चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं. थैंक यू.